हेलो हेलो हेलो। ए डीजे बंद कर। आवाज आ रही है? देख रहे हो ना, तो प्लीज यस इसको सर, लाइक। आवाज आपकी आ रही है। नवदीप पटेल आया। हेलो यस आवाज सर। आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर ओके। आ रही है। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैं आप लोगों को गणित विषय के सर। अंतर्गत आंकड़ों का प्रबंधन करके आगे बढ़ा दी। अध्याय 9 पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आप लोगों को आलेख देख करके प्रश्नों के उत्तर देना बताया था और चित्रालेख बनाना बताया था। आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 9.4 में लड़का बहुत ही मेहनत के कुछ सवालों को लेते हुए आप लोगों को मैं दंड आलेख खींचना बताने जा रहा हूँ। जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कभी तो मैंने दंड आलेख में बहुत आपको बताया था सबसे पहले कि दो अक्ष होते हैं। एक हमारा क्षैतिज होता है जिसे हम यस अक्ष कहते हैं। इसको हम यक्ष अक्ष या क्षैतिज अक्ष कहते हैं। और ये जो दूसरा अक्ष है ये वाई अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहलाता है। हेलो यस सर। हेलो हाँ आप यस सर। आवाज आवाज क्लियर है ना? यस सर आ रही। ठीक ओके। अब आइए हम समझते हैं कि दंड आलेख में दो अक्ष होते हैं। जो क्षैतिज अक्ष होता है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है दंड आलेख की कि दो दंडों के बीच की जो दूरी होती है वह समान होती है। और दूसरी जो मेन विशेषता है कि प्रत्येक दंड की जो चौड़ाई होती है वह भी समान होती है। अब हम पहले सवाल को लिखते हैं कि 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप लेकर आने वाले पसंद करते हैं। वो अकेला निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। खेलना 45 बच्चे, कहानी की पुस्तक पढ़ना 30 बच्चे, टीवी देखना 20 बच्चे, संगीत सुनना 10 बच्चे और पेंटिंग का काम 15 बच्चे पसंद करते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए। क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, दुनिया ही बदल डालता है। तो अब हम यहाँ पे पैमाना जो दिया है कि एक इकाई क्या बन रहा है? अलग बना गई है। एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी। अब यहाँ पर दो अक्ष हैं, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष। हम इसमें ये स्वतंत्र होते हैं कि हम किस अक्ष में क्या दर्शाना चाहते हैं। तो देखिए यदि आप यक्ष अक्ष में क्रियाकलाप को दर्शा रहे हैं तो आप वाई अक्ष में बच्चों की संख्या को दर्शाएंगे।
और देखिए पैमाना है हमारा 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी। तो यहाँ पर हम इस तरह से नंबरिंग कर देंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। अब हम क्या शुरू करेंगे इसके बाद कि क्रियाकलाप हमारा है खेलना इधर, तो इसमें क्रियाकलाप डाल देंगे खेलना। दूसरा क्रियाकलाप है कहानी की पुस्तक पढ़ना। तीसरा क्रियाकलाप है टीवी देखना। चालू कर और चौथा क्रियाकलाप है संगीत सुनना। और 5वां पेंटिंग। ये हमारे क्रियाकलाप। अब हम पहले दिया है खेलना। खेलना हमारे 45 बच्चे पसंद करते हैं, तो हम उस 45 को कैसे दिखाएंगे? तो देखिए ये खेलना है, सबसे ऊपर ये 45 है, तो यहां से हम 45 के सामने तक इस तरह से डंडाले बना देंगे। इसके बाद है कहानी की पुस्तक पढ़ना। 20 बच्चे पसंद करते हैं, तो कहानी के पुस्तक से हम 30 के सामने तक ये डंडाले बना। अगला आता है टीवी देखना। 20 बच्चे पसंद करते हैं, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद 10 बच्चे संगीत सुनना पसंद करते हैं, तो संगीत में हम 10 तक लेंगे ये। और पेंटिंग 15 बच्चे पसंद करते हैं, तो ये इस तरह से हमारा ये डंडाले तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा ये बताना चाहते हैं कि हमने हाथ से खींचा है, तो कोई दंड पतला हो गया, कोई मोटा हो गया है। अब देखिए इन दंडों के बीच की जो बैटिंग है वो भी भिन्न भिन्न है। फिर जब हम एक्चुअल में इसको बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनके जो बीच की दूरी है वो समान होना चाहिए, और प्रत्येक दंड की जो चौड़ाई है वह भी समान होनी चाहिए। इस तरह से हम डंडाले खींच लेते हैं। और अगर समझ में नहीं आया तो एक सवाल हम और देखते हैं और उसे करने का प्रयास करते हैं। तो हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं कि 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है। पहले कॉलम में दिन दिए हुए हैं। दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और
शनिवार आप इसको कर सकते हैं। ये गलती से वो बुक्स में पेंटिंग लिखा हुआ है, तो पेंटिंग नहीं है, ये पहले वाले सवाल का है उत्तर आया है। बल्कि अगर आप सवाल करना चाहते हो तो पेंटिंग को हटा के वहां पे आप शनिवार लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको बेची गई पुस्तकों का विवरण दिया हुआ है। वे कह रहा है अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपरोक्त सूचना के लिए एक दंड आलेख कीजिए। तो दूसरे सवाल में उसने क्या किया है कि आपको बाउंड नहीं किया है पैमाना मानने के लिए, आप पैमाना मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से पैमाना ले सकते हैं। ठीक है, ओके यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर आप जो दूसरे सवाल में है, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं और आप अपने हिसाब से पैमाना चुन सकते हैं, बाकी सब वही रहेगा। तो इस सवाल में देखिए, ये हमारा दंड आलेख खड़े खड़े बने थे, ऊर्ध्वाधर बने थे, तो इसको हम ऊर्ध्वाधर ग्राफ बोलते हैं। और यदि हम इसमें अक्षों का डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये हमारा ग्राफ दूसरी तरह से नजर आएगा। तो दूसरे सवाल के माध्यम से हम ये देख लेते हैं। वो 40 पैमाना हम थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम संख्या 65 तक है, बनाने में दिक्कत आएगी। तो हम एक इकाई लंबाई बराबर 10 पुस्तक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम y अक्ष में दर्शा रहे हैं। तो पढ़ने का मतलब है, पढ़ने का मतलब जमा नहीं दिन है, देखिए रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, आकाश स्पीकर म्यूट कर लो। यस सर, यस। और पुस्तकों की संख्या को हम एक्स अक्ष पे लिए जा रहे हैं। ये पुस्तकों की संख्या। अब यहाँ पर हमने पैमाना ले लिया है, एक इकाई लंबाई बराबर 10 पुस्तक के, तो यहाँ हम 10-10 के गणती से कर देंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब हम क्या देखते हैं आगे कि अब हम दंडालेख बनाना शुरू करते हैं। रविवार को सबसे अधिक पुस्तकें 65 बिकती, तो रविवार वाले कॉलम से लेके हम 65 के सामने तक, तो देखिए 65 संख्या नहीं है, तो 60 और 70 के बीचों बीच तक खींचेंगे। ये हमारा 65 को शो कर रहा है। इसके बाद सोमवार को 40, तो इसे हम 40 के सामने तक बनाएंगे।
मंगलवार को 30, तो इसे हम 30 के सीट तक बनाएंगे। बुधवार को 50, तो इसको हम 50 तक ले जाएंगे। ये और बृहस्पतिवार को 20, तो इसे हम 20 के सामने तक। शुक्रवार को 70, तो यानी कि सबसे अधिक पुस्तकें शुक्रवार के दिन बिकी। और शनिवार को 15, तो शनिवार को हम 15 तक ले जाएंगे। और इस तरह से हमारा ये ग्राफ दंड आलेख बन जाएगा। इसमें जो दंड हैं वे हमारे क्षैतिज हैं, तो इसे हम क्षैतिज ग्राफ बोलेंगे। तो आपने ये देखा था कि पहले सवाल में हमने ऊर्ध्वाधर दंडालेख बनाए थे और इस सवाल में हमने क्षैतिज दंड बनाए हुए हैं। तो इस तरह से आप जैसे चाहें वैसे दंडालेख बना सकते हैं। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं कि किस अक्ष में हमको क्या लेना है। आप अगर अक्षों का चुनाव चेंज कर देंगे तो आपके ग्राफ की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आप इसे करने का प्रयास करिएगा, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए, इस दौरान मैंने अभी आपको अनुपात और समानुपात पढ़ाया। आपको मैंने आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ाया। अब आज हम थोड़ा सा आपको सम्मित अक्ष के बारे में ये बताना चाह रहा था कि सम्मित अक्ष क्या है और या उसको हम सम्मित अक्ष कह सकते हैं या उसी को हम सम्मित रेखा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले ये आता है कि सम्मित अक्ष है क्या। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि सम्मित अक्ष क्या है। तो देखिए, यदि हम किसी वस्तु को किसी रेखा के सापेक्ष इस तरह से मोड़ते हैं कि उसके दोनों सतह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें। कहने का मतलब मेरे ये है कि जैसे हमारी ये हाथ की दोनों हथेलियां हैं, यदि हम इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखें कि ये दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, तो जो ये हमारी मिडिल लाइन है जिसके सापेक्ष दोनों तरफ की आकृतियां समान हुई हैं, तो उसको हम सम्मित अक्ष
यह सममित की रेखा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यदि न समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा और ध्यान दें कि ये एक हमारी वस्तु है, पुस्तक। इस पुस्तक को अगर हम बंद कर देते हैं तो हमारा ये पृष्ठ और ये पृष्ठ दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। तो जो ये हमारी मध्य की रेखा है, जिसके सापेक्ष दोनों पृष्ठ सिमेट्री हुए हैं या सममित हुए हैं, तो इस रेखा को हम सममित अक्ष या लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं या सममित रेखा कहते हैं। तो कहने का मतलब सममित अक्ष क्या है, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी रेखा के सापेक्ष दोनों तरफ की आकृतियां पूर्णतः एक जैसी होती हैं, तो उस रेखा को हम सममित अक्ष या सममित रेखा कहते हैं। अब दूसरी चीज ये आती है, कुछ फिगर है हमारे सामने, उसमें आपको ये देखना है कि किसके कितने सममित अक्ष होते हैं। तो आप देखिए, जैसे हमारा एक वर्ड है ए, तो इसके कितने सममित अक्ष होंगे? तो आप देखिए, ए को हम केवल ऐसे विभाजित कर सकते हैं, तब दोनों तरफ की आकृति हमारी एक जैसी होगी। तो इसमें सममित अक्ष की संख्या एक हुई। इसी तरह हमारी वर्ड है बी, बी में हम केवल इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें भी सममित अक्ष की संख्या एक हुई। समझ में आ रहा ना? अब कुछ हम फिगर देखते हैं। फिगर में आप देखें कि जैसे हमारा ये आयत है, आयत में हमारे कितने सममित अक्ष हो सकते हैं? तो एक तो हम इसको दो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि दोनों तरफ आकृति समान हो, और दूसरा हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। माने आयत में हम दो सममित अक्ष खींच सकते हैं। ओके, समझ में आया सत्यनारायण? आयत में दो सममित अक्ष होते हैं, माने आयत को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें दोनों तरफ की आकृतियां समान होती हैं। इसके बाद आता है हमारा वर्ग। जो वर्ग है, वर्ग में की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें सममित अक्षों की संख्या कितनी होगी? ये देखिए, दो। एक तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तीसरा हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, और चौथा हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। माने वर्ग में सममित अक्षों की संख्या हमारी 4 होती है। इसी तरह अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में हमारे सममित अक्षों की संख्या 3 होती है। माने इसे हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारी आकृतियां सममित होंगी। और एक फिगर और देख लेते हैं। ये वृत्त है, वृत्त में सममित अक्षों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि इसे हम जितने प्रकार से भी
चाहे उतने प्रकार से ऐसे डिवाइड करेंगे जिसमें दोनों तरफ की आकृतियां समान होंगी। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब ये है कि सममित अक्षों की संख्या 2 होती है, वर्ग में सममित अक्षों की संख्या 4 होती है और समबाहु त्रिभुज में सममित अक्षों की संख्या 3 होती है। और जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं, किंतु इसमें सममित अक्षों की संख्या सिर्फ 1 होगी और विषमबाहु त्रिभुज में सममित अक्षों की संख्या 0 होगी। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दूं, मान लो हमारा जी शब्द लिखा है, इसको हम किसी भी प्रकार से सममित नहीं खींच सकते। या दूसरा एक एग्जाम्पल बड़ा आसान सा तुमको मैं बताता हूं। मान लीजिए कि एक घोड़ा है, घोड़ा का मुंह आगे, घोड़े की पूंछ पीछे। चाहे उसको हम लंबवत डिवाइड करें तो भी सममित नहीं होगा। कहने का तात्पर्य मेरे ये कि अगर हम लंबवत डिवाइड करते हैं तो एक तरफ पूंछ वाला हिस्सा चला जाएगा, दूसरी तरफ उसके मुंह वाला हिस्सा चला जाएगा। और यदि हम उसको क्षैतिज डिवाइड करें तो एक तरफ उसकी पीठ चली जाएगी और एक तरफ उसकी पैर चले जाएंगे। माने वो किसी भी प्रकार से हमारा सममित डिवाइडेशन नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि सममित क्या है और सममित अक्षों की गणना हम कैसे करते हैं। अब जैसे तितली है, तितली में सममित अक्ष 1 है, क्योंकि आपने देखा होगा जब तितली किसी पौधे का रस चूसने बैठती है, अगर वह दोनों पंख अपने में समेट लेती है तो हम ये नहीं बता सकते कि इसके एक पंख है कि 2 पंख, क्योंकि दोनों पंख उसके एक दूसरे पे पूर्णतः ढके हुए होते हैं। ये तो वही सममित अक्ष की गणना। अब हम थोड़ा सा दिखेंगे कि आपको बताया भी होगा पाठ 14 के अंतर्गत प्रायोगिक ज्यामिति में। अरे भाई उसको भी देखने दो, क्यों हटा रहे हो? तो प्रायोगिक ज्यामिति का तात्पर्य है कि ज्यामिति का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो आता की ज्यामिति है, तो जो ज्यामिति है उसके कुछ, जैसे हर चीज है तो उसके कुछ औजार होते हैं, तो उसी तरह ज्यामिति में भी कुछ टूल्स हैं जो हमारे कंपास बॉक्स में रखे होते हैं। जैसे पटरी है और पटरी की सहायता से हम रेखाखंड खींचते हैं, नापते हैं। प्रकार होता है जिसकी सहायता से हम वृत्त बनाते हैं, उसमें एक सुई होती है, दूसरी तरफ पेंसिल फंसाई जाती है
और तीसरा हमारा डिवाइडर होता है जिसमें दोनों तरफ नोक होती है, और चौथे हमारे सेट स्क्वायर होते हैं। ये सेट स्क्वायर हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार के ये जो सेट स्क्वायर होते हैं ये त्रिभुजाकार आकार में होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक सेट स्क्वायर होता है हमारा ऐसा होता है जो 90, 45, 45 का होता है, और एक दूसरा सेट स्क्वायर होता है जो इस तरह का होता है, जो 90, 30 और 60 का होता है। तो दो प्रकार के सेट स्क्वायर होते हैं, इनकी सहायता से हम 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोण बना सकते हैं। और जो पांचवा यंत्र है उसको हम चांदा बोलते हैं। चांदा जो होता है कोण मापक होता है, उसकी सहायता से हम कोण खींचते हैं और कोणों को नापते हैं। तो अब इसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि हम किसी रेखाखंड को बराबर दो भागों में कैसे बांटते हैं, माने किसी रेखा का लंब समद्विभाजक किस तरह से करते हैं। धन्यवाद। आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, नेक्स्ट अगले टर्न में। यस सर।